नमस्कार। इजी लर्निंग ट्री जूनियर में आपका स्वागत है। आज सुनिए कृष्णचंदर की लिखी कहानी चंद्रू की दुनिया। कराची में भी उसका यही धंधा था और बांद्रे आकर भी यही धंधा रहा। जहां तक उसकी जात का ताल्लुक था, कोई तकसीम नहीं हुई थी। वो कराची में भी सिद्धू हलवाई के घर की सीढ़ियों के पीछे एक तंग ओ तारीख कोठरी में सोता था और बांद्रे में वही सीढ़ियों के अकब में उसे जगह मिली थी। कराची में उसके पास एक मैला कुचैला बिस्तर, झंगालूद पतरे का एक छोटा सा स्याह ट्रंक और एक पीतल का लोटा था। यहां पर भी वही सामान था। जहनी लगाव न उसे कराची से था न बंबई से। सच बात तो यह है कि उसे मालूम ही न था जहनी लगाव किसे कहते हैं, कल्चर किसे कहते हैं, हुब्बुल वतनी क्या होती है और किस भाव से बेची जाती है। वो इन सब नए धंधों से वाकिफ न था। बस उसे इतना याद था कि जब उसने आंख खोली तो अपने को सिद्धू हलवाई के घर में बर्तन मांजते, झाड़ू देते, पानी ढोते, फर्श साफ करते और गालियां खाते पाया। उसे इन बातों का कभी मलाल न हुआ, क्योंकि उसे मालूम था कि काम करने और गालियां खाने के बाद ही रोटी मिलती है और इस किस्म के लोगों को ऐसे ही मिलती है। इलावा अजी सिद्धू हलवाई के घर में उसका जिस्म तेजी से बढ़ रहा था और उसे रोटी की शदीद जरूरत रहती थी और हर वक्त महसूस होती रहती थी। इसीलिए वो हलवाई के झूठे सालन के साथ साथ उसकी गाली को भी रोटी के टुकड़े में लपेट के निगल जाता था। उसके माँ बाप कौन थे, किसी को पता न था। खुद चंद्रू ने कभी इसकी जरूरत महसूस नहीं की थी। अलबत्ता सिद्धू हलवाई उसे गालियां देता हुआ अक्सर कहा करता था कि वो चंद्रू को सड़क पर से उठाकर लाया है। इस पर चंद्रू ने कभी हैरत का इजहार नहीं किया, न सिद्धू के लिए शुक्रिये के नर्म जज्बे का उसके दिल तक गुजर हुआ, क्योंकि चंद्रू को कोई दूसरी जिंदगी याद नहीं थी। उसे बस इतना मालूम था कि ऐसे लोग होते हैं जिनके माँ बाप होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते, कुछ लोग घर वाले होते हैं, कुछ लोग सीढ़ियों के पीछे सोने वाले होते हैं, कुछ लोग गालियां देते हैं, कुछ लोग गालियां सहते हैं। एक काम करता है, दूसरा काम करने पर मजबूर करता है। बस ऐसी ही ये दुनिया और ऐसी ही रहेगी। वो खानों में बटी हुई, यानी एक वो जो ऊपर वाले हैं, दूसरे वो जो नीचे वाले हैं। ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों नहीं है, और जो है वो कब, क्यों और कैसे बेहतर हो सकता है, वो ये सब कुछ नहीं जानता था और न इस किस्म की बातों से कोई दिलचस्पी रखता था। अलबत्ता जब कभी वो अपने जहन पर बहुत जोर देकर सोचने की कोशिश करता था तो उसकी समझ में यही आता था कि जिस तरह वो सट्टे के नंबर का दांव लगाने के लिए कभी कभी हवा में सिक्का उछालकर टॉस कर लेता है, उसी तरह उसके पैदा करने वाले ने उसके लिए टॉस कर लिया होगा और उसे इस खाने में डाल दिया होगा जो उसकी किस्मत थी। ये कहना भी गलत होगा कि चंद्रू को अपनी किस्मत से कोई शिकायत थी, हरगिज नहीं। वो एक खुशबाश, मेहनत करने वाला, भाग भाग कर जी लगाकर खुशमिजाजी से काम करने वाला लड़का था। वो रात दिन अपने काम में इस कदर मशगूल रहता था कि उसे बीमार पड़ने की भी कभी फुर्सत नहीं मिली। कराची में तो वो एक छोटा सा लड़का था, मगर बंबई आकर तो उसके हाथ पांव और खुले और बढ़े, सीना फैला, गंधुमी रंग साफ होने लगा, बालों में लच्छे से पड़ने लगे, आंखें ज्यादा रोशन और बड़ी मालूम होने लगीं। उसकी आंखें और होंठ देखकर मालूम होता था कि उसकी मां जरूर किसी बड़े घर की रही होगी। चंद्रू की दुनिया में आवाज का इस हद तक गुजर था कि वो सुन सकता था, बोल नहीं सकता था। आमतौर पर गूंगे बहरे भी होते हैं, मगर वो सिर्फ गूंगा था, बहरा न था। इसीलिए हलवाई एक दफा उसे बचपन में एक डॉक्टर के पास ले गया था। डॉक्टर ने चंद्रू का मुआयना करने के बाद हलवाई से कहा कि चंद्रू के हलक में कोई पैदाइशी नुक्स है, मगर ऑपरेशन करने से ये नुक्स दूर हो सकता है और चंद्रू को बोलने के काबिल बनाया जा सकता है। मगर हलवाई ने कभी इस नुक्स को ऑपरेशन के जरिए दूर करने की कोशिश नहीं की। सिद्धू ने सोचा, ये तो बहुत अच्छा है कि नौकर गाली सुन सके मगर उसका जवाब न दे सके। चंद्रू का ये नुक्स सिद्धू की निगाह में उसकी सबसे बड़ी खूबी बन गया। इस दुनिया में मालिकों की आधी जिंदगी इसी फिक्र में गुजर जाती है कि किसी तरह वो अपने नौकरों को गूंगा कर दें। उसके लिए कानून पास किए जाती हैं, अखबार निकाले जाते हैं, पुलिस और फौज के पहरे बिठाए जाते हैं, सुन लो मगर जवाब न दो।
और चंद्रू तो पैदाइशी गूंगा था। यकीनन सिद्धू ऐसा अहमक नहीं है कि उसका ऑपरेशन करवाए। सिद्धू भी दिल का बुरा नहीं था। अपने मखसूस हालात में मखसूस हदूद के अंदर रहकर अपना मखसूस जाविया निगाह रखते हुए वो चंद्रू को अपने तरीके से चाहता भी था। वो समझता था और इस बात पर खुश था, और अक्सर उसका फखरिया इजहार भी किया करता था कि उसने चंद्रू की परवरिश एक बेटे की तरह की है। कौन किसी यतीम बच्चे की इस तरह परवरिश करता है, इस तरह पालता पोसता बड़ा करता है? कौन इस तरह उसे काम पर लगाता है? जब तक चंद्रू का लड़कपन था, सिद्धू उससे घर का काम लेता रहा। जब चंद्रू लड़कपन की हदूद फलांगने लगा, सिद्धू ने उसकी खातिर एक नया धंधा शुरू किया। हलवाई की दुकान पर उसके अपने बेटे बैठते थे। उसने चंद्रू के लिए चाट बेचने का धंधा तय किया। हौले हौले उसने चंद्रू को चाट बनाने का फन सिखा दिया। जलजीरा और कांजी बनाने का फन, गोलगप्पे और दही बड़े बनाने के तरीके, चटखारा पैदा करने वाले तीखे मसाले, कुरकुरी पापड़ियां और चने का लजीज मिर्चिला सालन, भटूरे बनाने और तलने के अंदाज, फिर समोसे और आलू की टिकियां भरने का काम, फिर चटनियां, लहसुन की चटनी, लाल मिर्च की चटनी, हरे पुदीने की चटनी, खट्टी चटनी, मीठी चटनी, अदरक की चटनी और प्याज और अनारदाने की चटनी, फिर अनवाओ इकसाम की चाटें परोसने का अंदाज, दही बड़े की चाट, कांजी के बड़े की चाट, मीठी चटनी के पकौड़ों की चाट, आलू की चाट, आलू और आलू पापड़ी की चाट, हरी मूंग के गोलगप्पे, आलू के गोलगप्पे, कांजी के गोलगप्पे, हरे मसाले के गोलगप्पे। जितने बरसों में चंद्रू ने ये काम सीखा, उतने बरसों में एक लड़का MA पास कर लेता है, फिर भी बेकार रहता है। मगर सिद्धू का घर बेकार ग्रेजुएटों को उगलने की यूनिवर्सिटी नहीं था। उसने जब देखा कि चंद्रू अपने काम में मशाक हो गया है और जवान हो गया है, तो उसने 4 पहियों वाली एक हाथ गाड़ी खरीदी, चाट के थाल सजाए और चंद्रू को चाट बेचने पर लगा दिया, 1.5 रुपया रोज पर। जहां चंद्रू चाट बेचने लगा, वहां उसका कोई मद्द मुकाबिल न था। सिद्धू ने बहुत सोच समझ के ये जगह इंतखाब की थी। खार लिंकिंग रोड पर और पाली हल्के चौराहे के करीब टेलीफोन एक्सचेंज के सामने उसने चाट की पहियों वाली साइकिल गाड़ी को खड़ा किया। ये जगह बहुत बारौनक थी। एक तरफ यूनियन बैंक था, दूसरी तरफ टेलीफोन एक्सचेंज, तीसरी तरफ ईरानी की दुकान, चौथी तरफ घोड़बंदर रोड का नाका। बीच में शाम के वक्त खाते पीते खुशबाश खुशलिबास नौजवान लड़के लड़कियों का हुजूम बहता था। चंद्रू की चाट हमेशा ताजा, उम्दा और कर्रारी होती थी। वो बोल नहीं सकता था, मगर उसकी मुस्कुराहट बड़ी दिलकश होती थी। उसका सौदा हमेशा खरा होता था, हाथ साफ और तौल पूरा। गाहक को और क्या चाहिए? चंद्रू की चाट इस नौआबादी में चारों तरफ मकबूल होती गई, और शाम के वक्त उसके ठेले के चारों तरफ नौजवान लड़के लड़कियों का हुजूम रहने लगा। चंद्रू को सिद्धू ने 1.5 रुपया रोज पर लगाया था। अब उसे 3 रुपए रोज देता था, और चंद्रू जो 1.5 रुपए रोज में खुश था, अब 3 रुपया पाकर भी खुश था, क्योंकि खुश रहना उसकी आदत थी। उसे काम करना पसंद था और वो अपना काम जानता था, और अपने काम से उसे लगन थी। वो अपने ग्राहकों को खुश करना जानता था और उन्हें खुश करने में अपनी खुशी महसूस करता था। दिन भर वो चाट तैयार करने में मसरूफ रहता। शाम के 4 बजे वो चाट गाड़ी लेकर नाके पर जाता। 4 से 8 बजे तक हाथ रोके बगैर, आराम का सांस लिए बगैर वो जल्दी जल्दी काम करता। 8 बजे उसका ठेला खाली हो जाता और वह उसे लेकर अपने मालिक के घर वापस आ जाता। खाना खाकर सिनेमा चला जाता। 12 बजे रात को सिनेमा से लौटकर अपनी चटाई बिछाकर सीढ़ियों के पीछे सो जाता, और सुबह फिर अपने काम पर। ये उसकी जिंदगी थी, ये उसकी दुनिया थी। वो बेफिक्र और जिंदा दिल था। न माँ, न बाप, न भाई, न बहन, न बच्चे, न बीवी। दूसरे लोगों के बहुत से खाने होते हैं, उसका सिर्फ एक ही खाना था। दूसरे लोग बहुत से टुकड़ों में बटे होते हैं, और उन टुकड़ों को जोड़कर ही उनकी शख्सियत देखी जा सकती है। मगर चंद्रू एक ही लकड़ी का था, और लकड़ी के एक ही टुकड़े से बना था। जैसा वो अंदर से था, वैसा ही वो बाहर से भी नजर आता था। वो अपनी जात में बेजोड़ और मुकम्मल था। सांवली पारों को उसे परेशान करने में बड़ा मजा आता था। कानों में चांदी के बाले झुलाती,
पांव में छोटी सी पाजेब खनकाती। जब वो अपनी सहेलियों के साथ उसके ठेले के गिर्द खड़ी हो जाती तो चंद्रू समझ जाता कि अब उसकी शामत आई है। दही बड़े की पत्तल तकरीबन चाट कर वो जरा सा दही बड़ा उस पर लगा रहने देती और फिर उसे दिखाकर कहती, अबे गूंगे, तू बहरा भी है क्या? मैंने दही बड़े नहीं मांगे थे, दही पिटाकरी मांगी थी। अब इसके पैसे कौन देगा? तेरा बाप? इतना कहकर वो इस बड़े की तकरीबन खाली पत्तल को उसे दिखाकर बड़ी हकारत से जमीन पर फेंक देती। वो जल्दी जल्दी उसके लिए दही पटाकरी बनाने लगता। पारो उस पटाकरी की पत्तल साफ करके उसमें आधी पटाकरी छोड़ देती और गुस्से से कहती, इतनी मिर्च डाल दी, इतनी मिर्ची। चाट बनाना नहीं आता है तो ठेला लेकर इधर क्यों आता है? ले अपनी पटाकरी वापस ले ले। इतना कहकर वो दही और चटनी की पटाकरी अपने नाखून की कोर में फंसाकर उसके ठेले पर घुमाती। कभी उसे झूठी पटाकरियों के थाल में वापस डाल देने की धमकी देती। उसकी सहेलियां हंसती, तालियां बजाती। चंद्रू दोनों हाथों से ना के इशारे करता हुआ पारो से अपनी झूठी पटाकरी जमीन पर फेंक देने का इशारा करता। अच्छा समझ गई, तेरे चनों के थाल में डाल दूं। वो जानबूझकर उसका इशारा गलत समझती। जल्दी जल्दी घबराए हुए अंदाज में चंद्रू जोर जोर से सर हिलाता, फिर जमीन की तरफ इशारा करता। पारो खिलखिलाकर कहती, अच्छा जमीन से मिट्टी उठाकर तेरे दही के बर्तन में डाल दूं? पारो नीचे जमीन से थोड़ी सी मिट्टी उठा लेती। इस पर चंद्रू और भी घबरा जाता। दोनों हाथ जोर से हिलाकर मना करता। बिलाखिर पारो उसे धमकाती, तो चल जल्दी से आलू की 6 टिकियां तल दे और खूब गर्म गर्म मसाले वाले चने देना और अदरक भी, नहीं तो ये पटाकरी अभी जाएगी तेरे काले गुलाब जामुनों के बर्तन में। चंद्रू खुश होकर पूरी बत्ती सी निकाल देता। माथे पर आई हुई एक घुंघरियाले लट पीछे को हटा के तौलिए से हाथ पोंछकर जल्दी से पारो और उसकी सहेलियों के लिए आलू की टिकियां तलने में मसरूफ हो जाता। फिर कभी कभी पारो हिसाब में भी घपला किया करती। 60 पैसे की टिकियां, 30 पैसे की पटाकरी। दही बड़े तो मैंने मांगे ही नहीं थे, उसके पैसे क्यों मिलेंगे तुझे? हो गए 90 पैसे, 10 पैसे कल के बाकी हैं, ले 1 रुपया। गूंगा चंद्रू पैसे लेने से इनकार करता। वो कभी पारो की शोख चमकती हुई शरीर आंखों को देखता, कभी उसकी लंबी लंबी उंगलियों में कपकपाते 1 रुपए के नोट को देखता और सर हिलाकर इनकार कर देता और हिसाब समझाने बैठता। वो वक्त कयामत का होता था जब वो पारो को हिसाब समझाता था। दही बड़े के थाल की तरफ इशारा करके अपनी उंगली को अपने मुंह पर रखकर चुप चुप की आवाज पैदा करते हुए गोया उससे कहता, दही बड़े खा तो गई हो, उसके पैसे क्यों नहीं दोगी? 30 पैसे दही बड़े के भी लाओ। वो अपने गल्ले में से 30 पैसे निकाल के पारो को दिखाता। इस पर फौरन चमक कर कहती, अच्छा 30 पैसे मुझे वापस दे रहे हो, लाओ। इस पर चंद्रू फौरन अपना हाथ पीछे खींच लेता। नहीं। इनकार में वो सर हिलाकर पारो को समझाता, मुझे नहीं तुम्हें देना होंगे ये 30 पैसे। वो अपनी तहदीदी उंगली पारो की तरफ बढ़ा के इशारा करके कहता। इस पर पारो फौरन उसे टोक देती, अबे अपना हाथ पीछे रख, नहीं तो मारूंगी चप्पल। इस पर चंद्रू घबरा जाता। पारो की डांट से लाजवाब होकर, बिल्कुल बेबस होकर, मजबूर और खामोश निगाहों से पारो की तरफ देखने लगता कि पारो को उस पर रहम आ जाता। जेब से पूरे पैसे निकाल के उसे दे देती और बोलती, तू बहुत घपला करता है हिसाब में, कल से तेरे ठेले पर नहीं आऊंगी। मगर दूसरे दिन वो फिर आ जाती। उसे चंद्रू को छेड़ने में मजा आता था और अब चंद्रू को भी मजा आने लगा था। जिस दिन वो नहीं आती थी, हालांकि उस दिन भी उसकी गाहकी और कमाई में कोई फर्क नहीं पड़ता था, मगर जाने क्या बात थी, चंद्रू को वो दिन सूना सूना सा लगता था। जहां पर उसका ठेला रखा था वो उसके सामने एक गली से आती थी। पहले पहल चंद्रू का ठेला बिल्कुल यूनियन बैंक के सामने नाके पर था। हौले हौले चंद्रू अपने ठेले को खिसकाते खिसकाते पारो की गली के बिल्कुल सामने ले आया। अब वो दूर से पारो को अपने घर से निकलते देख सकता था। पहले दिन जब उसने ठेला यहां लगाया था तो पारो ठेले की बदली हुई जगह देखकर कुछ चौंकी थी, कुछ गुस्से से भड़क गई थी। अरे तू नाके से उधर क्यों आ गया गूंगे?
गूंगे चंद्रू ने टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत की तरफ इशारा किया, जहां वो अब तक ठेला लगाता आ रहा था। उधर केबल बिछाने के लिए जमीन खोदी जा रही थी और बहुत से काले काले पाइप रखे हुए थे। वजह माकूल थी। पारो लाजवाब हो गई, फिर कुछ नहीं बोली। लेकिन जब केबल बिछ गई और जमीन की मिट्टी हमवार कर दी गई, तो भी चंद्रू ने अपना ठेला नहीं हटाया। तो भी वो कुछ नहीं बोली। हाँ, उसके चंचल स्वभाव में एक अजीब तेजी सी आ गई। वो उसे पहले से ज्यादा सताने लगी। पारो की देखा देखी उसकी दूसरी सहेलियां भी चंद्रू को सताने लगीं और कई छोटे छोटे लड़के भी। मगर लड़कों को तो चंद्रू डांट देता और वो जल्दी से भाग जाते। एक बार उसने पारो की सहेलियों से आज जाकर उन्हें भी डांट पिलाई। तो इस पर पारो इस कदर नाराज हुई कि उसने अगले 3-4 दिनों तक चंद्रू को सताना बंद कर दिया। इस पर चंद्रू को ऐसा लगा कि आसमान उस पर ढही पड़ा हो या उसके पैरों तले जमीन फट गई हो। ये पारो मुझे सताती क्यों नहीं है? तरह तरह के हीलों बहानों से उसने चाहा कि पारो उसे डांट पिलाए। लेकिन जब इस पर भी पारो के अंदाज नहीं बदले और वो एक मुहज्जब, मुतमद्दिन लेकिन चाट बेचने वाले चंद्रू ऐसे छोकरों को फासले पर रखने वाली लड़की की तरह उससे चाट खाती रही, तो चंद्रू अपनी गूंगी हमाकतों पर बहुत नादिम हुआ। एक दफा उसने बजाय पारो के खुद से हिसाब में घपला कर दिया। 1.25 रुपया बनता था। उसने पारो से 1.25 रुपये तलब किए, जानबूझकर। खूब लड़ाई हुई, जम के लड़ाई हुई। बिलाखिर सर झुकाकर चंद्रू ने अपनी गलती तस्लीम कर ली और ये गोया एक तरह पिछली तमाम गलतियों की भी तलाफी थी। चंद्रू बहुत खुश हुआ क्योंकि पारो और उसकी सहेलियां अब फिर उसे सताने लगी थीं। बस उसे इतना कुछ ही चाहिए, एक पाजेब की खनक और एक शरीर हंसी जो फुलझड़ी की तरह उसकी गूंगी सुनसान दुनिया के वीराने को एक लम्हे के लिए रोशन कर दे। फिर जब पारो के कदम सहेलियों के कदमों में गड़मड़ होके चले जाते, वो उस पाजेब की खनक को दूसरी पाजेबों की खनक से अलग करके सुनता था। क्योंकि दूसरी लड़कियां भी चांदी की पाजेबें पहनती थीं, मगर पारो की पाजेब की मौसीकी ही कुछ और थी। ये मौसीकाई जो उसके कानों में नहीं, उसके दिल के किसी तन्हा तारीख और शर्मीले घोषे में सुनाई देती थी। बस इतना ही काफी था और वो उसी में खुश था। अचानक मुसीबत नाजिल हुई एक दूसरे ठेले की सूरत में। क्या ठेला था ये? बिल्कुल नया और जदीद डिजाइन का। चारों तरफ चमकता हुआ कांच लगा था, ऊपर नीचे, दाएं बाएं चारों तरफ लाल पीले, ऊदे और नीले रंग के कांच थे। गैस के 2 हंडे थे जिनसे ये ठेला बुखाए नूर बन गया था। पत्तल की जगह चमकती हुई चीनी की प्लेटें थीं। ठेले वाले के साथ एक छोटा सा छोकरा भी था जो ग्राहक को बड़ी मुस्तैदी से एक प्लेट और एक साफ सुथरी नैपकिन भी पेश करता था और पानी भी पिलाता था। चाट वाले के घड़े के गिर्द मोगरे के फूलों का हार भी लिपटा हुआ था और एक छोटा हार चाट वाले ने अपनी कलाई पर भी बांध रखा था। और जब वो मसालेदार पानी में गोलगप्पे डुबोकर प्लेट में रखकर ग्राहक के हाथों की तरफ सरकाता, तो चाट की कर्रारी खुशबू के साथ ग्राहक के नथनों में मोगरे की महक भी शामिल हो जाती और ग्राहक मुस्कुराकर नए चाट वाले से गोया किसी तमगे की तरह उस प्लेट को हासिल कर लेता। और नया चाट वाला गूंगे चाट वाले की तरफ तहकीर से देखकर पर नखवत आवाज में जोर से कहता, चखिए। एक एक, 2-2 करके चंद्रू के बहुत से ग्राहक टूटकर नए ठेले वाले के गिर्द जमा होने लगे, तो भी चंद्रू को ज्यादा परेशानी नहीं हुई। फिर आ जाएंगे ये ऊंची दुकान फीके पकवान वाले, कब तक चंद्रू की सच्ची असली और सही मसालों रची हुई चाट का मुकाबला करेंगे? हम भी देख लेंगे। उसने 2-1 ग्राहकों को नए चाट वाले की तरफ जाते हुए कनखियों से देख भी लिया था और उसे यह भी मालूम हो चुका था कि चिकनी चमकती प्लेटों और होटल नुमा सर्विस के बावजूद उन्हें नए चाट वाले की चाट ज्यादा पसंद नहीं आ रही है। वो पहले से भी ज्यादा मुस्तैद होकर अपने काम में जुट गया। यकायक उसके कानों में पाजेब की एक खनक सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़क गया। उसने निगाह उठा के देखा। गली से पारो पाजेब खनकाती अपनी सहेलियों के संग बरामद हो रही थी। जैसे चिड़ियां चहकें, ऐसे वो लड़कियां बोल रही थीं। कितनी ही बड़ी बड़ी और शोख निगाहें थीं। फिजा में अबाबीलों की तरह तैरती हुईं और सड़क पार करके उसके ठेले की तरफ बढ़ने लगीं।
अचानक पारो की निगाहें नए ठेले वाले की तरफ उठीं। वो रुक गई। उसकी सहेलियां भी रुक गईं। वो सांस लिए बगैर पारो की तरफ देखने लगा। पारो ने एक उचटती सी निगाह चंद्रू के ठेले पर डाली। फिर नखवत से उसने मुंह फेर लिया और एक अदाए खास से मुड़कर अपनी सहेलियों को लेकर नए ठेले वाले के पास पहुंच गई। तुम भी, पारो तुम भी। चंद्रू का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। रगों और नसों में खून गूंजने लगा, जैसे उसका हल्का खून से भर गया हो। वो कुछ बोल नहीं सका, मगर उसे देखकर लगता था जैसे वो बोलने की कोशिश कर रहा हो। वो उस मोटी दीवार को तोड़ देगा जो उसकी रूह का अहाता किए हुए थी। उसके चेहरे को देखकर लगता था जैसे वो अभी चीख कर कहेगा, तुम भी, पारो, तुम भी। मगर खून उसके हलक में भर गया था। उसके कान किसी बढ़ते हुए तूफान की आवाजें सुन रहे थे और उसका सारा बदन थर थर कांप रहा था, गोया कोई आखिरी कोशिश किसी लोहे की दीवार से टकराकर टूट गई थी और वो सर झुकाकर अपने ग्राहकों की तरफ मुतवज्जा हो गया। मगर इस बेचैन पाजेब की खनक अभी तक उसके दिल में थी। पारो और उसकी सहेलियां नए ठेले वाले के गर्द जमा अनवाओ इकसाम की चाटें खाए चली जा रही थीं और बीच बीच में तारीफें करती जा रही थीं। इन सब में पारो की आवाज सबसे ऊंची थी। हाय, कैसी लजीज चाट है, कैसे बराबर के मसाले हैं। उस मुए नाम न लेकर महज इशारा करके, पुराने ठेले वाले को तो चाट बनाने की तमीज ही नहीं है। अब तक झूठी पत्तलों में चाट खिलाता रहा है। अरे उसके हाथ तो देखो। पारो ने चमक कर चंद्रू की तरफ इशारा किया। कैसे गंदे और गलीज, मालूम होता है 7 दिन से नहाया नहीं। एक नैपकिन तो नहीं उसके पास, जब हाथ पोंछने के लिए मांगो वही अपना गंदा मैला तौलिया आगे कर देता है। पारो आग के पतले पतले होंठ नफरत से खम हो गए। मैं तो कभी इस चाट वाले के ठेले पर थूकूं भी ना। इसके आगे चंद्रू कुछ सुन न सका। एक लाल आंधी उसकी आंखों में छा गई। वो गूंगों की सी एक वहशतजदा चीख के साथ अपना ठेला छोड़कर आगे बढ़ा और उसने नए ठेले वाले को जा लिया और उससे गुत्थम गुत्था हो गया। लड़कियां चीख मारकर पीछे हट गईं। चंद्रू नए ठेले वाले और उसके छोकरे दोनों पर भारी साबित हुआ। चंद्रू एक वहशी जानवर की तरह लड़ रहा था। उसने नए ठेले वाले को मार मार कर उसका भुरकस निकाल दिया। उसके ठेले के सारे कांच तोड़ डाले। छोकरे की पिटाई की। नया ठेला मां अपने साझो सामान के सड़क पर औंधा दिया। फिर सड़क के बीच खड़ा होकर जोर जोर से हाँफने लगा। पुलिस आई और उसे गिरफ्तार करके ले गई। अदालत में उसने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया। अदालत ने उसे 2 माह कैद की सजा दी और 500 रुपया जुर्माना और जुर्माना न देने पर 4 माह कैद बा मशक्कत। सिद्धू हलवाई ने जुर्माना नहीं भरा। और दूसरा कौन था जो जुर्माना अदा करता? चंद्रू ने पूरे 6 माह की जेल काटी। जेल काटकर चंद्रू फिर सिद्धू हलवाई के घर पहुंच गया। कोई दूसरा उसका ठिकाना भी नहीं था। सिद्धू हलवाई पहले तो उसे देर तक गालियां देता रहा और उसकी हमाकत पर उसे बेनुक्त सुनाता रहा और देर तक चंद्रू सर झुकाए खामोशी से सब कुछ सुनता रहा। अगर वो गूंगा भी न होता तो किससे कहता? उसका जुर्म ये नहीं था कि उसने एक ठेले वाले को मारा था। उसका जुर्म ये था कि उसने एक पाजेब की खनक सुनी थी। जब सिद्धू हलवाई ने खूब अच्छी तरह गालियां देकर अपने दिल की भड़ास निकाल ली तो उसने उसे फिर काम पर लगा लिया। आखिर क्या करता? चंद्रू बेहद ईमानदार, मेहनती और अपने काम में मशाक था। अब जेल काट के आया है तो थोड़ी सी अकल भी आ गई होगी कि कानून को अपने हाथ में लेने का क्या नतीजा होता है। उसने खूब अच्छी तरह समझा के 2-3 दिन के बाद फिर से चंद्रू को उसी अड्डे पर ठेला देकर रवाना कर दिया। चंद्रू की गैर हाजिरी में सिद्धू ने एक अच्छा काम किया था। उसने चंद्रू के ठेले पर नया रंग रोगन करा दिया था। कांच भी लगा दिया था। पत्तलों की जगह कुछ सस्ती किस्म की चीनी की प्लेटें और कुछ चमचे भी रख दिए थे। चंद्रू 6 माह बाद फिर से ठेला लेकर रवाना हुआ। 8वीं, 10वीं और 11वीं सड़क पार करके लिंकिंग रोड के नाके पर आया। यूनियन बैंक से घूमकर टेलीफोन एक्सचेंज के पास पहुंचा। उसने देखा जहां पर पहले उसका ठेला था, अब उस जगह उस नए ठेले वाले ने कब्जा कर लिया था।
वही छोकरा है, वही ठेले वाला है। उस ठेले वाले ने घूर कर चंद्रू को देखा। चंद्रू ने अपनी नजरें चुरा लीं। उसने नए ठेले वाले से कुछ फौसले पर एक्सचेंज के एक तरफ अपना ठेला रोक दिया और ग्राहकों का इंतजार करने लगा। 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए। कोई ग्राहक उसके पास नहीं फटका। 2-1 ग्राहक आए, मगर वो नए थे और उसे जानते नहीं थे। 4-6 आने की चाट खाकर चल दिए। अफसुर्दा दिल चंद्रू सर झुकाए अपने आप को मसरूफ रखने की कोशिश करने लगा। कभी तौलिया लेकर कांच चमकाता, ढोई डालकर घड़े में मसालेदार पानी को हिलाता, अंगीठी में आंच ठीक करता, हौले हौले आलू के भरते में मटर के दाने और मसाले डालकर टिकियां बनाता रहा। फिर यकायक उसके कानों में पाजेब की खनक सुनाई दी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, खून रुखसारों की तरफ दौड़ने लगा। वो अपने झुके हुए सर को ऊपर उठाना चाहता था, मगर उसका सर ऊपर नहीं उठता था। पाजेब की खनक अब सड़क पर आ गई थी। फिर जिस्मो जान का जोर लगाकर उसने अपनी गिरी हुई गर्दन को ऊपर उठाया और जब देखा तो उसकी आंखें पारों पर जमी की जमी रह गईं। उसके हाथ से ढोई गिर गई और तौलिया उसके कांधे से उतरकर नीचे बाल्टी में भीग गया और एक ग्राहक ने करीब आकर कहा, मुझे 2 समोसे दो। मगर उसने कुछ नहीं सुना। उसके बदन में जितने हवास थे, जितने एहसास थे, जितने जज्बात थे, सब खींचकर उसकी आंखों में आ गए थे। अब उसके पास कोई जिस्म न था, सिर्फ आंखें ही आंखें थीं। ये उसका ठेला था। वो चंद कदम पर दूसरा ठेला था और वो तके जा रहा था। पारो किधर जाएगी? हौले हौले सरगोशियों में बात करते हुए, गाहे गाहे उसकी तरफ देखते हुए, लड़कियां सड़क पर चलते हुए उन दोनों ठेलों के करीब आ रही थीं। जहरे लब बहस धीरे धीरे साथ साथ चल रही थी। यकायक जैसे इस बहस का खात्मा हो गया। लड़कियों ने सड़क पार करके नए ठेले वाले के ठेले को घेर लिया, मगर चंद्रू की निगाहें नए ठेले वाले की तरफ नहीं फिरी। वो इस खला में देख रहा था, गली और सड़क के संगम पर, जहां आज 6 माह के बाद उसने पारो को देखा था। वो सर उठाए दुनिया व माफिहा गिर्द ओ पेश से बेखबर उधर ही देखता रहा। वो पत्थर की तरह खड़ा सिर्फ खाला में देख रहा था। यकायक बड़ी तेजी से अकेली पारो अपनी सहेलियों से कटकर उसके ठेले पर आ गई और चुपचाप उसके सामने एक मुजरिम की तरह खड़ी हो गई। उसी लम्हा गूंगा फूट फूट कर रोने लगा। वो आंसू नहीं थे, अल्फाज थे शुक्राने के, दफ्तर थे शिकायतों के, उबलते हुए आंसू फसीह और बलीगा जुमलों की तरह उसके गालों पर बहते आ रहे थे और पारो सर झुकाए सुन रही थी। अब पारो गूंगी थी और चंद्रू बोल रहा था, अरे वो कैसे कहे उस पगले से कि पारो ने भी तो 6 माह इन्हीं आंसुओं का इंतजार किया था। आप सुन रहे थे कृष्णचंद्र की लिखी कहानी चंद्रू की दुनिया।